हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। अभी तक हमने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप इसे ज़रूर देखना। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पे। जो भी इस चैनल पे नए हो, आप सभी से मैं कहूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। व्यक्तित्व के प्रकार को जर्मन विद्वान क्रेस्मर, देखिए कौन से जर्मन विद्वान क्रेस्मर ने किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शरीर रचना के आधार पर, समाज शास्त्रीय प्रकार के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर। देखिए जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जर्मन विद्वान थे, क्रेस्मर थे। उन्होंने किस आधार पर वर्गीकृत किया ये आपसे बोल रहा था। तो देखिए उन्होंने शरीर रचना के आधार पर वर्गीकृत किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। इन्होंने देखिए 3 प्रकार से वर्गीकृत किया था क्रेस्मर ने। क्या किया था? फर्स्ट क्या था उनका? शक्तिहीन, एक होता है खिलाड़ी और एक होता है नाटा। तो जर्मन विद्वान थे क्रेस्मर, इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार है कितने बताए? 3 बताए थे। ठीक है। और ये सभी किस पे आधारित है? शरीर की संरचना पर आधारित है। तो उन्होंने उसमें क्या क्या बताया था? एक तो शक्तिहीन होता है, खिलाड़ी होता है और एक नाटा होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन 52 क्या बोल रहा है? बालक या बालिका का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णतः को प्राप्त कर लेता है? मतलब ये बोल रहे हैं बालक या बालिका का विकास जो होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक हो, वो किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में। अगेन इजी क्वेश्चन है और आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या हो जाता है? पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 7.15 पौंड, 3.25 पौंड, 2.15 पौंड, 4.25 पौंड। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि जब जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? तो जन्म के समय 7.15 पौंड होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। देखिए इससे जो पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में 1 से 30 तक कंप्लीट करा देता है, सेकंड प्रैक्टिस सेट में 31 से 60 तक कंप्लीट करा दिया था, और ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत होता है विकास का होता है ये। तो ये किस प्रकार से आगे बढ़ता है? ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है? ये सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है, तो इसका उत्तर सही सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको भी देखो, सिर मतलब सिर, पद मतलब पैर। तो देखिए सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, और ये विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? शरीर का, आत्मा का, जंतुओं का, मन एवं व्यवहार का। देखिए मनोविज्ञान को किसके विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है? तो देखिए ये मन एवं व्यवहार के सिद्धांत के रूप में से परिभाषित किया गया है। देखिए अगर आप ये मैं आपके एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए यूपीटीईटी की बुक भी बाय कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए, देखिए जो पेपर 1 की कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए बुक है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरणीय अध्ययन को ये जो बुक है संपूर्ण सिलेबस को कवर करती हुई अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई हुई ये बुक है। उसमें 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू के साथ ही साथ पूरे जो भी आपका सिलेबस है यूपीटीईटी का, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार थ्योरी दी गई है। और साथ ही साथ में जो प्रीवियस पेपर 2018 और 20 के उन्हें सॉल्व पेपर भी उनके दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है। ठीक है, एक मिनट। देखिए ये यहाँ पर देखिए बाल विकास, और अभी जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, देखिए किन 2 टॉपिक पे सॉल्व कर रहे हैं? इन 2 टॉपिक के हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। इन 2 टॉपिक पर ही पूरे प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम 100 से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो भी, अगर आपने इन टॉपिक को अगर नहीं पढ़ा हो तो आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। और ये इस बुक को देखिए, इसमें सभी सब्जेक्ट कवर है, चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे गणित हो। देखिए इसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। साथ ही साथ लास्ट में इसमें देखिए ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है,
देखिए पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र का विश्लेषण चार्ट है ये, कि किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल हर सब्जेक्ट का दिया, चाहे बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, गणित हो। इस तरह ये बुक, पर्यावरण अध्ययन, इस तरह ये बुक संपूर्ण टॉपिक को कवर करती है। आप इसे अपने नज़दीकी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं या ऑनलाइन मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 56 पर। अहंग अहम शक्ति होती है, सामाजिकता, हठवादिता, ये क्या है? देखिए जो अहम शक्ति मतलब अहंकार होता है, सामाजिकता और हठवादिता ये क्या है? ये शील गुण है, संवेग है, प्रेरणा है या मूल प्रवृत्ति है? क्वेश्चन नंबर 56 के बाद अहम शक्ति, सामाजिकता और हठवादिता ये क्या है? देखिए ये शील गुण है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सही क्या हो जाएगा? ए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो देखिए ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। देखिए जब भी मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व कराता हूँ तो आप अपने पास भी एक रफ पेपर, एक पेपर लेके बैठा कीजिए, उसमें आप अपने सॉल्व करते जाइए कि भाई मेरा इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और लास्ट में आप काउंट भी करा करें कि आपके 30 में से कितने एमसीक्यू सही हुए हैं। साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं, कोई भी आपकी राय हो वो भी हमें जरूर कमेंट करके बताओ, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय बताएं। तो इस तरह क्या होगा, अगर आप अपने एमसीक्यू काउंट करेंगे कि भाई मेरे 30 में से इतने सही थे, तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि आपको किस पोर्शन पे आपको तैयारी की रिक्वायरमेंट है। शारीरिक वृद्धि और विकास को मनोविज्ञान की दृष्टि से संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति, तत्परता, आनुवांशिकता, गतिशीलता। ये क्या बोल रहा है? शारीरिक वृद्धि और विकास को मनोविज्ञान की दृष्टि से संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो देखिए अभिवृद्धि कहा जाता है। शारीरिक वृद्धि और जो विकास है उनको दोनों को अगर मिला के कहा जाए तो क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि कहा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से कौन विकास के सिद्धांतों में सम्मिलित है? निरंतरता का सिद्धांत है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास बहुआयामी होता है, उपरोक्त सभी। देखिए निम्नलिखित में से कौन विकास के सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जो भी विकास का सिद्धांत होता है देखिए उसके अंदर क्या होता है, ये सभी प्रकार के, देखिए विकास का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र पर लागू होता है? तो विकास हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। कौन कौन से? चाहे निरंतरता का सिद्धांत हो, चाहे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास बहुआयामी होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, विकास बहुत ही लचीला होता है, विकास प्रासंगिक होता है, एवं व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। तो इस तरह ये जो विकास में क्या होते हैं, ये इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए उपरोक्त सभी विकास के सिद्धांत में सम्मिलित थे। विकास की गति यद्यपि व्यक्तिगत भिन्नता, वंशानुक्रम एवं वातावरण पर निर्भर करती है, परंतु कुछ ऐसे सर्व मानक सिद्धांत है जो विकास के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। तो कौन कौन से थे? निरंतरता का सिद्धांत है, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, विकास बहुआयामी होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, विकास बहुत ही लचीला होता है, विकास प्रासंगिक होता है, और व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 70 पर। संवेदी प्रेरक अवस्था बच्चे के विकास की कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, संवेदी प्रेरक की जो अवस्था होती है विकास की कौन सी अवस्था होती है? तो ये देखिए ये विकास की प्रथम अवस्था होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल लगभग माना गया है 5 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। ये क्या हो रहा है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है वो क्या माना गया? तो देखिए 7 से 11 वर्ष का माना गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। विकास की किस अवस्था में बालक समस्याओं का अमूर्त अवलोकन व तार्किक चिंतन करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। देखिए विकास की किस अवस्था में बालक समस्याओं का अमूर्त अवलोकन व तार्किक चिंतन कर सकता है? तो देखिए ये जो रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें बालक कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो बालक समस्या, जो भी अमूर्त समस्या उनका, वो क्या कर सकता है, उनको एनालाइज कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। तो रूपात्मक संक्रियात्मक अवस्था होती है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। शैशव अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक के विकास का क्रमिक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि, विकासात्मक विधि, समाजमितीय विधि, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या हो रहा है, शैशव अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास का क्रमिक अध्ययन किस विधि में किया जाता है?
तो देखिए विकासात्मक विधि में किया जाता है। शैशव मतलब जन्म से लेकर आपके वृद्धावस्था तक की अवस्था का अगर पूरा अध्ययन करना हो तो किसमें किया जाता है? विकासात्मक विधि में किया जाता है। ठीक है, तो बी उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या यूं भी बोल सकते हैं विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत है, अंतः क्रिया का सिद्धांत है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो देखिए मैंने आपको बताया था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो क्या हो जाएगा उत्तर? डी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। खिलौने की आयु कहा जाता है, मतलब कौन सी आयु में बच्चा खिलौने से खेलता है? पूर्व बाल अवस्था होती है, उत्तर बाल अवस्था होती है, शैशव अवस्था होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है आपसे? खिलौनों की अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन देखिएगा, खिलौने की आयु किसे मतलब खिलौने की आयु कहा जाता है? तो पूर्व बाल अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था को। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। ये क्या बोल रहे हैं? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक किस चीज में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं? तो देखिए वो विद्यालय में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। जन्म के किस मास तक बालक सुनी गई आवाज का अनुकरण करके उसे दोहराने लगते हैं? मतलब ये बोलते हैं कि जन्म के किस माह से, मतलब जन्म होता है बच्चे का, उसे किस महीने से बालक जो भी आवाज़ सुनते हैं या जो उसको क्या करते हैं वो दोहराने लगता है। तो कौन से महीने से? 5वें से, 6ठे से, 8वें से, 7वें से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपने सोल्व कर लिया होगा तो 6ठे माह से। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। किस वर्ष तक की अवस्था में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है? वह अपने दैनिक कार्य स्वयं करने लगता है, वह सही ढंग से निरीक्षण एवं तार्किक चिंतन करने लगता है। 8, 10, 11, 12। देखिए बोले कि किस अवस्था से बालक मतलब बिल्कुल फ्लुएंटली बोलने लगता है, अपना जो भी कार्य उसके दैनिक कार्य वो स्वयं करने लगता है, हर चीज़ का खुद ही मतलब क्या करने लगता है? निरीक्षण और तार्किक चिंतन करने लगता है। तो वो कौन से वर्ष की आयु में करने लगता है? तो देखिए 10 वर्ष की आयु से बालक ये करने लगता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। बाल अवस्था की मुख्य विशेषताओं में शामिल है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रभाव, उपयुक्त सभी। देखिए बाल अवस्था की जो मुख्य विशेषता है उसमें क्या शामिल है? तो देखिए ये सभी शामिल है, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रभाव। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। मनोविश्लेषणात्मक साइको एनालिसिस उपागम का प्रतिपादन क्या है? स्किनर ने, गाल्टन ने, फ्रायड ने, एडलर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना कि मनोविश्लेषणात्मक जो उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ये फ्रायड ने किया था। साइको एनालिसिस किसने किया था? फ्रायड ने किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। बालक के मानसिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। आपने सॉल्व कर लिया होगा। बालक का मानसिक विकास को क्या प्रभावित करते हैं आप सभी जानते हैं, चाहे वंशानुक्रम हो, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? 5 स्तर में, 3 स्तर में, 10 में, 8 में। देखिए जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, तो उन्होंने इसको कितने स्तरों में बांटा था? 3 स्तरों में बांटा था। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में बालक हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किस वस्तु को पकड़ना, मोड़ना आदि करने का प्रयास करता है? किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में, संकेतात्मक अवस्था में, क्रियात्मक अवस्था में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ब्रूनर बोल रहे कि कौन सी ऐसी अवस्था में बालक क्या करता है? हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, किसी वस्तु को पकड़ना, मोड़ना, ये सभी काम करने लग जाता है। तो क्रियात्मक अवस्था, देखिए यहाँ से आप समझ भी सकते हैं क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। मनोवैज्ञानिक रास के अनुसार बालावस्था की प्रमुख विशेषताएं शारीरिक और मानसिक स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संवेगों पर नियंत्रण।
क्या बोल रहा है कि रॉस के अनुसार जो बाल अवस्था की विशेषता है तो क्या है? तो देखिए रॉस के अनुसार जो बाल अवस्था की विशेषता है वो क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। ठीक है, रॉस के अनुसार पूछ रहा था, ये ध्यान रखना आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। देखिए मानसिक योग्यताओं में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? यहाँ पे ध्यान रखना क्या कौन से तत्व शामिल है? रुचि, अवधान, भावुकता, स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, मन क्रियाएं और क्रियाशीलता। ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया मानसिक योग्यता निम्नलिखित में से कौन कौन से मानसिक योग्यता में तत्व सम्मिलित होते हैं? तो देखिए जो मानसिक योग्यता में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? मानसिक योग्यता स्मृति, तर्क, चिंतन और सृजनात्मक, मतलब कितनी क्रिएटिविटी है, कितना आप लॉजिकली या आप कितना किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, या आपकी जो मेमोरी पावर हो कैसी है, तो ये सभी इसी चीज़ में आती है, इसलिए जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। बाल विकास के पक्षों में शामिल है शारीरिक एवं गति विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, उपरोक्त सभी। देखिए बाल विकास के पक्षों में शामिल होता है कि तो क्या शामिल होता है? ये सभी शामिल होता है, शारीरिक एवं गति विकास, संज्ञानात्मक और भाषिक विकास। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। बालकों में स्वतंत्रता से जीने की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? शैशव अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। देखिए क्या बोल रहे हैं कि बालक में कब स्वतंत्र रूप से जीने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है? तो देखिए किशोर अवस्था होती है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था आंधी और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? जो संवेग इमोशन वर्ड है वो किस वर्ड से बना है? अगर आपने पुराने प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करे हो, प्रैक्टिस सेट 1 और 2, तो उनमें मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। देखिए पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 12 पुनर्बलन देखिए कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 88 पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो देखिए पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए धनात्मक पुनर्बलन होता है और एक ऋणात्मक पुनर्बलन बलन होता है। अब धनात्मक में क्या क्या होता है? प्रशंसा, पुरस्कार, शाबाशी आती है। वही ऋणात्मक पुनर्बलन में क्या था? डांटना, फटकारना, अपमानित करना। मनोवैज्ञानिक स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कौशल से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पुनर्बलन 2 टाइप का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है? अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी को कोई पुरस्कार या शाबाशी दी जा रही है, तो धनात्मक है। वहीं अगर किसी को डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है या उसे नीचा दिखाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। पुनर्बलन के मुख्य घटक कौन कौन से? प्रोत्साहन, शाबाशी वाले कथनों का प्रयोग, छात्र प्रतिक्रिया का आदर, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, उपरोक्त सभी। देखिए पुनर्बलन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? अब आपको मैंने बताया ही क्या क्या होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर, और ये प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 भी सॉल्व नहीं करा तो वो भी आप सॉल्व कर लेना। साथ ही साथ आपके कितने मार्क्स आए ये भी आप कमेंट करके बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने को कुछ सेपरेट बुक भी परचेज करना तो आप यूपीटीईटी पर इंग्लिश, बाल विकास, गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन, संस्कृत और प्राथमिक स्तर की, साथ ही साथ यूपीटीईटी की कुछ अन्य ये जो 7 बुक है ये भी आप बाय कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, तो ये आप देखिए इंग्लिश की, या आप ये भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट क्वेश्चन पर कि मानसिक योग्यता का सही क्रम क्या है? ज्ञान, विश्लेषण, अंतर्बोध, संश्लेषण, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। बी ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। ये क्या बोल रहा है कि जो मानसिक योग्यता होती है उसका जो सही क्रम है वो क्या है? तो देखिए इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? व्यक्ति के पास ज्ञान आता है, ज्ञान के बाद उसका बोध, फिर वो क्या करता है? उसका यूज करने लग जाता है, फिर उसका एनालिसिस, संश्लेषण और लास्ट में क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए?